चलिए अब नेक्स्ट पार्ट जो हमको लेना है दैट इज सूडो फोर्स। सूडो फोर्स एक अलग टाइटल के जैसा दिया हुआ है क्या इंडेक्स में? नो आई थिंक सो, कनेक्टेड मोशन में चाहेगा। हाँ देखो सूडो फोर्स, what is this pseudo force? A force that arises in non-inertial frame of reference, है ना? या फिर हम लोग कहेंगे ऐसा, a force whose source is unknown, एक ऐसा फोर्स जिसका सोर्स अननोन है। आपने याद है फंडामेंटल फोर्सेस पढ़े थे, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। हमारे आसपास जितने भी फोर्सेस हैं उनको 4 कैटेगरीज में बांटा गया है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये आपके 4 में से कोई एक रहता है। अब इमेजिन करिए कि आप बाइक पे बैठे हुए हैं, है ना? आपका दोस्त पीछे बैठा हुआ है आपके, और आप बाइक को झटके से आगे लेके जाते हैं। आपके दोस्त को पीछे की तरफ क्या फील होगा? जर्क, ऐसा, है ना? या फिर आप क्या करते हैं, जाते जाते अचानक ब्रेक मारते हैं, है ना? और आप आगे की तरफ आते हैं, झुक जाते हैं, ऐसा। आपने अक्सर देखा होगा, ट्रेन में अक्सर होता है ना? ट्रेन जब रुकती तो आके थोड़ा सा जर्क आता ही है। कोई भी चीज़ अचानक से जब टर्न लेती है ना? जब मैं कॉलेज में था, खामगांव टू बालापुर में अप डाउन करता था मैं, तो खाली बस थी उस वक्त, है ना? अब ऐसा हुआ कि मैं बस के लेफ़्ट साइड में बैठा हुआ था, वादियों को देखते हुए, ऐसा यूँ बैठा एकदम लेफ़्ट साइड में, है ना? ऐसी जस्ट बारिश का माहौल था थोड़ा सा, और ऐसे बाहर देखते हुए बैठा। अचानक कुछ तो भी हुआ आगे, है ना? तो वो ड्राइवर ने दर एकदम स्टिफ टर्न लिया, है ना? और मैं फेंका गया राइट साइड में, पूरा ऐसा रोल होते हुए गया, तो इधर की वादियों के साइड में आ गया मैं, इधर देखते हुए बैठ गया। तो वो सूडो फोर्स का असर, है ना? मुझे उसने ला के लेफ्ट से राइट में पटक दिया। ओके, तो देखो यहाँ आप जो देख रहे हैं, ये सब सिचुएशंस जो मैंने आपको बताया, कि आप देखते हैं कि भैया आपको झटके से, आप मतलब फॉर एग्जांपल पहले झटके से गाड़ी आगे लेके गए तो आपको पीछे की तरफ जर्क हुआ, गाड़ी अचानक रुकी तो आपको आगे की तरफ जर्क हुआ। कोई चीज़ अचानक से टर्न लेती है तो, है ना, घाट में अक्सर होता है, गाड़ी टर्न लेती है तो यूँ आप पूरा झुक जाते हैं। तो वही है ना, अगर आपने कभी गए होंगे, स्कूल की ट्रिप गई होंगी चिकलदरा, यहाँ पर, है ना, सब बच्चे चिल्ला रहे होंगे ओ करके, ऐसा राइट साइड में, है ना, हुआ ही होगा, क्योंकि हमने भी किया ये, मुझे भी याद है अच्छे से, है ना? जब हमारी ट्रिप गई थी स्कूल की तो हम भी वैसे ही कर रहे थे, जोर से चिल्ला रहे थे। तो उस सिचुएशन में हम लोग ने क्या देखा बेटा, कि ये एक ऐसा फोर्स हमको फील होता है जिसका सोर्स का कोई नॉलेज नहीं है। अगर मैं पूछूंगा कि जो आपको जो पीछे की तरफ झटका लगा था, ज़रा बताइएगा, तो इनमें से चारों में से कौन सा फोर्स है? क्या वो ग्रेविटेशनल फोर्स है? क्या वो किसी किस्म का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है? हाँ, क्या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, क्या वीक न्यूक्लियर फोर्स है? नहीं, इसमें से कोई भी फोर्स नहीं है। तो इस सोर्स के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है ना? तो ऐसे फोर्स को, जिसका कोई सोर्स का नॉलेज नहीं होता, हम लोग उसको कहते हैं सूडो फोर्स एंड इमेजिनरी फोर्स। कोई बोलता है उसको फॉल्स फोर्स, ऐसा करके अलग अलग नाम दिए गए हैं। मेन हम लोग बोलेंगे सूडो फोर्स। सूडो का स्पेलिंग देख लो, PSEUDO, पसूडो। पसूडो नहीं रे बाबा, सच में बोलेंगे नहीं तो सूडो फोर्स है, पी साइलेंट है, तो सूडो फोर्स। ओके, अब देखो बेटा, ये कहाँ आपको फील होता है? सूडो फोर्स कहाँ फील होगा? जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका नॉन इनर्शियल होगा तब। अब ये क्या चीज़ है? आपको याद होगा, पहले भी हमने डिस्कशन किया है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, है ना? मैं फिर से डिस्कशन करते हैं। हम दुनिया के आसपास की जो भी चीज़ों को देखते हैं, किसी ना किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखते हैं, है ना? अगर मैं कार में बैठा हूँ तो मैं कार के रेफरेंस में देखता हूँ, अगर मैं ज़मीन पे हूँ, अर्थ पे, तो मैं अर्थ के रेफरेंस में देखता हूँ। तो हम क्या देखेंगे कि जब आसपास की चीज़ों को आप किसी रेफरेंस में देखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में देखते हैं, उस ऑब्जेक्ट का जो एक डायरेक्शन हमारे माइंड में बन जाता है, उसको हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या उस ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्शन के साथ इमेजिन करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 टाइप के होते हैं, है ना? फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके 2 टाइप के होंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है कॉल्ड एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, FOR। और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये कब होता है कि कब वो इनर्शियल कहलाएगा, कब वो नॉन इनर्शियल कहलाएगा? अब ये सवाल उठा, जब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो। जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस
रेस्ट में हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन में हो, दोनों में से कोई एक, तो उस वक्त फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको क्या कहलाएगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लो कि आप किसी गाड़ी के अंदर बैठे हो, ट्रेन के डब्बे में बैठे हो या बस में बैठे हो। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लो और बस अभी फिलहाल रेस्ट पे है, अपनी जगह पे रुकी हुई है। क्या आपको ऐसा कोई सूडो फोर्स फील होता? क्या सूडो फोर्स फील होता? क्या अचानक से आपको लग रहा पीछे की तरफ कोई खींच रहा? हाँ, अगर लग जाए ऐसे सिचुएशन में तो फिर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सूडो फोर्स तो नहीं है, कुछ और ही चीज़ है, भागो वहाँ से सब जितना जल्दी हो सके वहाँ, है ना। तो भैया हम कहेंगे कि भाई आपको अचानक ऐसा कोई पीछे की तरफ खींच रहा या कोई धक्का मार रहा, ऐसा आपको अभी फ़िलहाल फील नहीं होगा, है ना। और अगर सपोज करो आप वहीं चलती हुई गाड़ी में है और गाड़ी जो है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, गाड़ी जो है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, उसमें भी आपको फील नहीं होगा। वो कब फील होता? जब गाड़ी स्पीड बढ़ाती है ना, या फिर जब वो स्पीड कम करती है या रुक जाती है, जिसको बोलते हैं ना, यानी जब वो एक्सेलरेट करती है या फिर वो जो आप फिर डी एक्सेलरेट या फिर रिटार्ड करती है, ये तब की बात है। तो हम लोग कहेंगे अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है, गौर से समझे बेटा, अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन, कहाँ में बेटा? रेस्ट में या फिर यूनिफॉर्म मोशन में, तो हम लोग कहेंगे वो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बोलो इनर्शियल कब होता? जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन में। फिर से बोलो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में या फिर यूनिफॉर्म मोशन में, तो उसको क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड या फिर रिटार्डेड, एक्सेलरेटेड या फिर रिटार्डेड मोशन में होगा, तो तब उसको क्या कहा जाएगा बेटा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। आप गाड़ी में बैठे, गाड़ी अचानक से स्पीड बढ़ाती है आगे, आपको पीछे की तरफ फील होता है ना। आप क्या करते हैं? अगर गाड़ी की अपनी स्पीड कम करती है या रुकती है तो आपको आगे की तरफ फील होता है। वहीं अगर कोई चीज़ गोल घूमती है ना, भले वो यूनिफॉर्म स्पीड से गोल घूम रही है, जैसे अगर मान लो आप गाड़ी में बैठ रहे हैं, गाड़ी एक यूनिफॉर्म स्पीड से टर्न ले रही है, वो भी एक एक्सेलरेटेड मोशन ही होता है। अब आप बोलेंगे नहीं सर, कहाँ से एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा? स्पीड तो कांस्टेंट है बेटा, स्पीड कांस्टेंट है मगर वेलोसिटी नहीं, उसका डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा। तो वेलोसिटी चेंज हो रहा मतलब एक्सेलरेटेड मोशन। ये अगले चैप्टर में आपको डिटेल में आएगा सर्कुलर मोशन में। तो हम कहेंगे कि भैया वो हो जा रहा आपका कौन सा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर कोई सिस्टम एक्सेलरेटेड है या रिटार्डेड है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सारे के सारे फोर्सेस सिर्फ रियल फोर्सेस होते हैं। इसमें सिर्फ आपको रियल फोर्सेस फील होंगे, कोई सूडो फोर्स फील नहीं होगा। और यहाँ पर रियल फोर्सेस के अलावा, है ना, सूडो फोर्स भी फील होगा। आपको रियल फोर्सेस के अलावा सूडो फोर्स भी फील होता है, दोनों फील होते हैं यहाँ पर। रियल फोर्स भी फील होगा और सूडो फोर्स भी फील होगा। बेटा साइलेंट पे रखा करो। तो रियल फोर्स भी फील होगा। अरे बंद कर रहे भाई, अरे जल्दी बंद कर, अरे क्या कर रहा है, जल्दी बंद कर। तो यहां सिर्फ रियल फोर्स फील होगा और यहां पर रियल फोर्स के अलावा सूडो फोर्स भी फील होगा। आई बात समझ में आपको बेटा? तो अब ऐसा है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। अगर कोई आपका मान लो सिस्टम नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, मतलब या एक्सेलरेटेड मोशन में, उसको प्रॉब्लम को दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक आप इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व कर सकते हैं और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व कर रहा हूं, इसका मतलब क्या? मेरा फोकस किस पे होगा? सिर्फ रियल फोर्सेस पे होगा। और अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व कर रहा प्रॉब्लम को, तो मेरा फोकस किस किस पे होगा? रियल फोर्सेस प्लस सूडो फोर्स, दोनों पर होगा। आई बात समझ में? अब आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि वो प्रॉब्लम्स को मैं दोनों तरह से सॉल्व कर रहा हूं, और डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसको कैसा सॉल्व करना चाहेंगे, वो आगे की बात है। अगर आप प्रॉब्लम को रियल फोर्सेस के साथ, मतलब इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करना चाहते हैं, तो जो रूल्स दिखाया था कनेक्टेड मोशन के टाइम, जो मैंने कहा था सेकंड लॉ में हर जगह अप्लीकेबल है ना। आइडेंटिफाई द सिस्टम, उसके फोर्सेस की लिस्ट बनाओ। अगर कोई फोर्स एक्स और वाई के बीच में आ रहा है तो उसको कंपोनेंट्स में बांटो, है ना। अगर ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेट कर रहा है तो एक्स एक्सिस समेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू ma लिखो। तो वो रूल को हमें फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि अब हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन देना मुझको, क्या था वो बताइए। एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, बताइए, दे दीजिए। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। अ बॉल ऑफ मास स्मॉल m is suspended
from the ceiling of a train. एक बॉल है जिसका मास स्मॉल m है, उसको सस्पेंड किया गया फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ ट्रेन, मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन small a as shown in figure. Full stop. Find the angle theta in the equilibrium position. Find the angle theta in the equilibrium position. आई थिंक वो डायग्राम कुछ ऐसा था, यहीं दिखा तो वो डायग्राम कुछ ऐसा था। ये गाड़ी थी, ट्रेन, ये सीलिंग का इनिशियल पोजीशन, सीलिंग से बॉल का इनिशियल पोजीशन, और अभी फ़िलहाल ये बॉल इधर है, एंगल थीटा, और वो एक्सेलरेशन ए से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमसे थीटा की वैल्यू पूछा है, थीटा के अलावा बहुत कुछ पूछ सकता है वो। चलो फिलहाल मैं सबसे पहले इसे इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करूंगा। जब इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करूंगा तो मैं सिर्फ रियल फोर्सेस से डील करूंगा, मैं किसी भी सूडो फोर्स को उसमें इंक्लूड नहीं करूंगा। अब कैसे करेंगे? तो हमारे को पता लगाना है, ये बॉब हमारा मेन सिस्टम है, बॉब को मैंने एज अ सिस्टम कंसिडर किया। अब बॉब का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस। तो ये है बॉब, उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस। मैं कहूँगा देखो भाई, इसका वेट mg नीचे की तरफ बॉब का। अब देखो तुम, ये अब गाड़ी झटके से आगे बढ़ी, जिसके वजह से वो बॉब पीछे ऐसा भागा यूँ। तुमको नहीं लगता ये रस्सी खींची गई होगी, है ना, रस्सी खींची गई होगी, तो उसमें क्या क्रिएट आ गया होगा? टेंशन, है ना, यहाँ पर इसमें टेंशन क्रिएट हो गया होगा। तो ये टेंशन T इस तरह से क्रिएट हुआ होगा। ठीक है बेटा, अब देखो अल्टरनेट एंगल थ्योरम लगाओ, ये एंगल थीटा हुआ तो तुमको नहीं लगता ये एंगल भी थीटा हुआ होगा, है ना? तो मैं अगर अल्टरनेट एंगल थ्योरम लगाऊं, चलो इसको एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस बनाओ, ये थीटा हुआ तो ये हो गया T कॉस थीटा, और ये हो जाएगा T साइन थीटा। ये समझ में आया आपको? T कॉस थीटा और ये T साइन थीटा। अब आगे क्या? यहां पर मैं बोलूंगा टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, वो कितना है? आप कहेंगे सर वो तो T साइन थीटा है। ओके, रूल के हिसाब से टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, इसे मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट करिए। बॉब का मास m है, गाड़ी, उसका एक्सेलरेशन गाड़ी का a है। फिर मैं यहां लिख सकता हूं T साइन थीटा इज इक्वल्स टू ma, इक्वेशन नंबर 1, है ना। ये मैंने आपका पहला जो फोर्स मैंने देखा, टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस लिया, उसे ma से इक्वेट किया। अब हम लेंगे टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस। टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस कितना है? तो टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस कितना है? ऊपर T कॉस थीटा और mg उसके नीचे है, तो T कॉस थीटा माइनस mg। तो टोटल फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, मगर वो तो जीरो से इक्वेट करते हैं। ये जीरो से कैसे इक्वेट किया? याद देखो, ये रूल था स्टेप्स से सॉल्व करने के। अगर आपने स्टेप्स पढ़े होंगे अच्छे से, मैंने जो लिखाया था, है ना, कनेक्टेड मोशन में शुरुआत में मैंने लिखाया था, है ना। देखो कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमको याद नहीं रहा, ये ऐसा वैसा। तो ये बेटा क्या होता है, मैं जो बोलता हूँ, आज जो पढ़ाया गया घर पे जाके इत्मीनान से, सुकून से उस चीज़ को बहुत अच्छे से रिवाइज करो, सुकून से बैठ के कि ये क्या बोलना है। ऐसा नहीं कि रट्टा नहीं मारने का, इसको समझो ये क्या बोलना चाह रहे हैं। नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछो ना, आप मैसेज डाल सकते, कॉल कर सकते, मैं पूछ सकते ये क्या कॉन्सेप्ट है सर, कैसा है, समझ में नहीं आ रहा, बता दीजिए। शाम में आके बैठो आप मेरे साथ, मैं आपको उसको शाम में बता सकता हूँ, मसला वो नहीं है ना। तो खैर हमने क्या देखा कि यहाँ पर हम इसको समेशन Fy को 0 से इक्वेट करते हैं। फिर आगे क्या? इन दोनों को इक्वेट करो, T कॉस थीटा माइनस mg इक्वल्स टू 0, उसको उधर लेके जाओ, T कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mg। ये हो गया इक्वेशन नंबर, है ना।
अब मैं आगे क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करूँगा इक्वेशन नंबर 2 से। मैं इधर ले लेता हूँ लेफ्ट साइड में, ये तुम्हारा हो गया ना लिखना। सो इक्वेशन नंबर 1 को आप डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से, तो t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इज इक्वल्स टू ma अपॉन mg। m और m हुआ कैंसिल, t और t हुआ कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा बन गया tan थीटा इज इक्वल्स टू a बाई जी। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स ऑफ a बाई जी, है ना। ये हमारे पास फॉर्मूला आंसर आ गया, है ना। अब ये अपन ने जो सॉल्व किए, इसको सॉल्व किए इनर्शियल फ्रेम में। यही प्रॉब्लम अगर मुझे नॉन इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करना रहा तो कैसे, नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व अगर मुझे करना रहा तो मैं क्या करूंगा, देखूंगा, देखो ये बॉब है, इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस की लिस्ट बनाऊं, सारे मतलब सारे, यानी इस बार आपको सूडो फोर्स भी लेना पड़ेगा, इस बार आपको सूडो फोर्स भी लेना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो भाई इस साइड में सूडो फोर्स लग रहा है, ओके, ये थीटा, ये टी कॉस थीटा और ये टी साइन थीटा। अब अपने को करना क्या है ना, एक्स एक्सिस के फोर्सेस को ऐड करके जीरो से इक्वेट करना है, या फिर सिंपली कहूँगा राइट साइड के फोर्स को लेफ्ट साइड के फोर्स से बैलेंस करना है, राइट साइड के फोर्स को लेफ्ट साइड के फोर्स से बैलेंस करना है, यानी कि टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू सूडो फोर्स। टी साइन थीटा सूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मास इनटू एक्सेलरेशन। ऊपर के फोर्स को नीचे के फोर्स से बैलेंस करना है, टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, है ना। ओके, दोनों को डिवाइड करो, tan थीटा इज इक्वल्स टू ए बाई जी, थीटा इज इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ ए बाई जी। ये था नॉन इनर्शियल फ्रेम में, मतलब आपने क्या करें, इसमें सूडो फोर्स भी डाल दी, और जब सूडो फोर्स आपने डाले तो आपने बस राइट और लेफ्ट के फोर्स को इक्वेट किए, है ना, अप और डाउन के फोर्स को इक्वेट किए। यहाँ पर ये नहीं फॉलो किया आपने समेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एम ए, ऐसे लिख कर नहीं करा आपने। आई बात समझे। तो कोई भी एक्सेलरेटेड मोशन में अगर हो, ये वो याद है रॉकेट वॉकेट का पढ़े थे अपन ने, एम जी प्लस ए वाला, वो सब ये दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। खैर लिखो अभी ये, तो सामने एक क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ इन द फॉलोइंग फिगर, फाइंड द कैपिटल एफ सच दैट द ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द वेज। मान लो कि फोर्स एफ आपने लगाया, जिसकी वजह से ऑफकोर्स ये ब्लॉक को पीछे की तरफ सूडो फोर्स फील हो रहा होगा, है ना, और वो सूडो फोर्स इस तरह से है कि वो ब्लॉक को स्टेशनरी रखता है। तो वो एफ की वैल्यू क्या होगी, एफ की वैल्यू तो होगी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए। अगर किसी तरह से मैं ए की वैल्यू का पता लगा लूँ, है ना, तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि जब आप एफ बढ़ाओगे तो ए बढ़ेगा, ए बढ़ाओगे तो सूडो फोर्स बढ़ेगा, एफ कम होगा तो ए कम होगा, ए कम हुआ तो सूडो फोर्स भी कम होगा, है ना। और अगर सूडो फोर्स कम रहा, इस ब्लॉक का वेट ज़्यादा रहा, तो ये नीचे खसर जाएगा। बोले आप कैसे बात कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रही। अब देखो तुम खुद सोचो, इस ब्लॉक को क्या क्या फोर्स लग रहा, वेट एम जी नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। अब देखो एम जी साइन थीटा उसको नीचे खींच रहा, एम जी साइन थीटा नीचे खींच रहा, एम जी कॉस थीटा तो इधर आता है। अब सूडो फोर्स उसको इधर लगेगा, सूडो फोर्स उसको इधर लगेगा, फिर जिसको दो कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं आप वंस अगेन, है ना, ये इसके हॉरिजॉन्टल ये वाला और ये वाला। तो ये एक कंपोनेंट आएगा सूडो फोर्स का और एक कंपोनेंट इधर आएगा सूडो फोर्स का। अब देखो यहाँ पे एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा ब्लॉक को नीचे खींच रहा, और सूडो फोर्स ब्लॉक को ऊपर ढकेल रहा, इधर भी दबा रहा और इधर भी दबा रहा, है ना। सूडो फोर्स ऐसा लग रहा ना, ये देखो ऐसा, एक्चुअल सूडो फोर्स ऐसा है,
ये सरफेस के साथ थोड़ा सा इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड मतलब टेढ़ा। अरे सरफेस ऐसा है ना, ये ऐसा दिख रहा और सूडो फोर्स को ऐसा लग रहा है कि नहीं। तो मैं बोल रहा कि ये सरफेस के साथ साथ आ रहा क्या ऐसा सूडो फोर्स, या परपेंडिकुलर आ रहा क्या, नहीं, थोड़ा टेढ़ा है। तो अब इसको दो हिस्सों में बांटा हुआ है, दो कंपोनेंट्स में बांटा है। एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा। कौन सा कॉस थीटा, कौन सा साइन थीटा, वो देखेंगे बाद में। इतना मुझे मालूम है कि ये सूडो फोर्स उसको गिरने से बचा रहा है कि नहीं। अगर तुम्हारा F कम हुआ, A कम होगा, A कम हुआ, सूडो फोर्स कम होगा, mg sin थीटा बढ़ जाएगा, ब्लॉक नीचे गिर जाएगा, है कि नहीं। F ज्यादा हुआ, A ज्यादा होगा, A ज्यादा हो गया तो सूडो फोर्स ज्यादा हो जाएगा, और अब सूडो फोर्स ज्यादा हो गया तो वो ब्लॉक नीचे नहीं ऊपर चला जाएगा। ना गिरने देना है ना ऊपर ले जाए, जहां का वहीं रखना है। तो F हिसाब से होना, A भी हिसाब से होना, तो सूडो फोर्स भी ऐसा हिसाब से होना कि ब्लॉक जहां है वहीं रहना। यहाँ चारों तरफ से लगने वाले फोर्सेस कैसे हो जाना, बैलेंस। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले इनर्शियल फ्रेम में, इनर्शियल फ्रेम में जब आप सॉल्व करते हैं हम उसको सूडो फोर्स को इंक्लूड करते ही नहीं है। मैं बोलूँगा ठीक है ये ब्लॉक पकड़, हाँ जी देखिए ये ब्लॉक का फ्री डायग्राम बनाएंगे अपन, मास एम ब्लॉक का। इस पे लगने वाले सारे रियल फोर्सेस की लिस्ट बनाओ। एक लगा वेट mg, नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगा एंड ऊपर की तरफ। आया समझ में, ठीक है, मान लिया। अब देख पिछली बार की तरह नॉर्मल रिएक्शन, ये एंगल थीटा रहेगा, ये हो गया n cos थीटा और ये हो गया n sin थीटा। आप कई लोग सोच रहे होंगे ये थीटा कैसे हुआ नॉर्मल रिएक्शन का, बताइए पैड या रजिस्टर कुछ भी दे। देख इधर सरफेस फ्लैट है, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। सरफेस अगर थीटा एंगल से ऊपर उठता है तो नॉर्मल रिएक्शन कितने एंगल से बेंड हुआ, थीटा एंगल से। देख सरफेस को अगर मैं 90 डिग्री के एंगल से बेंड कर रहा, देखिए पेन भी ऊपर था ना पहले, है ना। अब देख कहाँ आ गया, हॉरिजॉन्टल। तूने सरफेस को जितने एंगल से ऊपर उठाया, ये लाइन भी उतने एंगल से बेंड हो गई। तो जितने एंगल से थीटा ऊपर उठाता है तो नॉर्मल रिएक्शन उतने एंगल से बेंड होता है। तो अब अगर मैं कहूँगा, ये देख बेटा, पहले नॉर्मल रिएक्शन ऐसा हुआ करता था जब सरफेस फ्लैट था, तो सरफेस ऊपर उठा तो नॉर्मल रिएक्शन भी ऐसा बेंड होगा, और कितने एंगल से बेंड होगा, तो बोले थीटा एंगल से बेंड होगा। तो इसीलिए ये थीटा, तो n cos थीटा n sin थीटा। चलो ठीक है, फिर वही टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। आप बोलेंगे यार एक ही है n sin थीटा, मगर टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस उसको मास इंटू एक्सेलरेशन से इक्वेट करना है, तो n sin थीटा इज इक्वल्स टू ma, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो मान लिया। अब टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग y एक्सिस, टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग y एक्सिस, तो बोले यार देखो y एक्सिस पे तो ऊपर लग रहा है n cos थीटा माइनस mg, और टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग y एक्सिस को आपको क्या करना है, 0 से इक्वेट करना है, तो n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, इक्वेशन नंबर 2। फिर डिवाइड करो 1 और 2 को, 1 डिवाइडेड बाय 2, n sin थीटा अपॉन n cos थीटा इज इक्वल्स टू ma अपॉन mg, mm गया, nn गया, ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू a बाय g, a इज इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा बेटा, g tan थीटा, a इक्वल्स टू क्या हो गया, g tan थीटा। अब a इक्वल्स टू g tan थीटा, ये वैल्यू वहाँ डाल दे, देखो f इज इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू g tan थीटा, ये मेरे पास फोर्स की वैल्यू है ना। ये मैंने इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व किया। वहीं अगर मुझे इसी प्रॉब्लम को नॉन इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करना रहता तो क्या, नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो मैं लगने वाले सारे फोर्सेस पता लगाऊंगा। ये देख ब्लॉक M है, मास M है इसका, इस पर सबसे पहले तो नीचे फोर्स लगा mg, ऐसा लगा फोर्स नॉर्मल रिएक्शन, और अब पीछे की तरफ ऑफ कोर्स क्या लग रहा है, सूडो फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है ना। नॉर्मल रिएक्शन को दो कंपोनेंट्स में बांटो, n cos थीटा और ये n sin थीटा, ये थीटा होता है ना। फिर याद है क्या बोला था मैंने, आगे ये वाला फोर्स को ये वाले फोर्स से इक्वेट करो, तो n sin थीटा को सूडो फोर्स से इक्वेट करो,
सूडो फोर्स कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एन कॉस थीटा को mg से इक्वेट करो, दोनों को डिवाइड करो, tan थीटा इज इक्वल्स टू फिर वही आया a/g, a इक्वल्स टू g tan थीटा, तो f इज इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी tan थीटा। एक ही बात है, आप चाहे इससे करो या उससे करो, बात एक ही है ना। नॉन इनिशियल फ्रेम से भी सॉल्व कर सकते, इनिशियल फ्रेम में भी सॉल्व कर सकते, है ना। होगा अक्सर, मैं आगे जाके कुछ प्रॉब्लम्स लूँगा फ्रिक्शन में, इसमें मैं बोलूँगा चलो इसको इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करते, चलो इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करते। जब मैं बोलूँगा कि इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करते, इसका मतलब क्या, सिर्फ रियल फोर्सेस को लूँगा, टोटल फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस को सम करूँगा, मास इंटू एक्सेलरेशन से इक्वेट करूँगा, और टोटल फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग वाई एक्सिस का भी सम करूँगा, मगर जीरो से इक्वेट करूँगा, है ना, अगर इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व कर रहा तो। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व किया तो रियल फोर्सेस के अलावा सूडो फोर्स भी लूँगा, है ना, लेफ्ट वाले राइट वाले सारे फोर्सेस को लेफ्ट वाले फोर्स से इक्वेट करूँगा, ऊपर वाले फोर्सेस को नीचे वाले फोर्स से इक्वेट करूँगा। आगे बात समझ में? तो इस तरह से अपने को करना है, लिख लीजिए। जब फिर एक काम करो, कैप्चर कर लो उसको, ले लो फोटोज ले लो उसकी। चलिए बेटा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अपरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मैन, लिख देते हैं, इन अ मूविंग लिफ्ट। एक लिफ्ट जो ऊपर नीचे जा रही है, उसमें आदमी का जो वेट है वो अपरेंट वेट मतलब अपीयर होने वाला, जाहिर होने वाला, है ना, कितना फील होगा, कितना आएगा। तो देखो सबसे पहला केस, व्हेन लिफ्ट इज स्टेशनरी, व्हेन लिफ्ट इज स्टेशनरी, तो भाई देखो ये लिफ्ट का स्टेप है, ये आदमी है यहाँ पर खड़ा हुआ, ओके, उसके नीचे मान लो प्लेटफॉर्म पे जिस पे खड़ा है उसमें वेइंग पैन लगा हुआ है, वेइंग मशीन लगी हुई है ना। हम जो कैलकुलेट करते हैं वेट, असल में हम अपना वेट नहीं कैलकुलेट करते, हम कैलकुलेट करते हैं उस मशीन में मौजूद स्प्रिंग का नॉर्मल रिएक्शन, स्प्रिंग का नॉर्मल रिएक्शन। बोले कैसा, मान लो कि जैसा कि अगर मेरे पास यहाँ कोई वेइंग मशीन है, उस पर हम लोग खड़े हैं, तो उसके अंदर का जो स्प्रिंग मैकेनिज्म है वो दब जाता है, और वो स्प्रिंग दब गया तो स्प्रिंग क्या जनरेट करता है, रिस्टोरिंग फोर्स, है ना, जो एक्ट करेगा एज अ नॉर्मल रिएक्शन। ओके, अब अगर मेरा वेट 90 किलोग्राम्स है, और अब अगर मैं इस वेइंग पैन को थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा कर रहा हूँ, मैं मतलब पूरे सिस्टम को ऐसा टेढ़ा कर रहा हूँ, तो अब ऐसा 45 डिग्री के एंगल पे अगर मैं टेढ़ा करता हूँ, तो जो मेरा असल वेट है उससे वो कम बताएगा, एग्जाम्पल के तौर पे 60 किलोग्राम वेट बताएगा। तो ये वेइंग मशीन मेरा वजन बता रही है 60 किलोग्राम, 60 किलो बता रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं दुबला हो गया थोड़ी देर में, हाँ, वजन मेरा कम हो गया, अरे वाह मेरा वजन कम हो गया, मैं 2-3 साल से ट्राई कर रहा, बोले अब हो ही गया आखिरकार, वो 90 नहीं डायरेक्ट 60 हो गया, ऐसा हुआ क्या? वजन तो मतलब वही, वो तो तुम्हारा वजन कैलकुलेट कर ही नहीं रहा था, वो कैलकुलेट क्या कर रहा था, फोर्स, कि उसको कितना फोर्स फील हो रहा है, और उसके एवज में उसके काउंटर में वो कितना फोर्स लगा रहा है कि, क्योंकि वो उतना ही फोर्स लगाता है जितना उसको फील होता है। तो मतलब ये एक्चुअल आपको क्या बता रहा, नॉर्मल रिएक्शन। आई बात समझ? तो ऐसा है कि जब कुछ सिचुएशंस आती है, कभी कभार उस पर नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाता है, नॉर्मल रिएक्शन उसका बढ़ जाता है, तो कभी वो वेट आपका ज़्यादा बताता है और कभी कभार वो वेट कम भी बताता है। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है, चलो हम लोग देखते हैं। व्हेन लिफ्ट इज स्टेशनरी, जब आपका लिफ्ट स्टेशनरी है तो इस पर कोई भी फोर्स, सूडो फोर्स नहीं लगेगा, कोई भी सूडो फोर्स नहीं लगेगा, तो अपरेंट वेट जो रहेगा आपके रियल वेट के बराबर रहेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू mg, जो कि mg के बराबर रहेगा। अब आगे देखो सेकंड सिचुएशन, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग upwards with acceleration A, when lift is moving upwards with acceleration A,
मतलब देखो भैया, यही वो लिफ्ट है, फिर से ये वो प्लेटफॉर्म है और आपका जो वो बंदा है जो कि स्टडी कर रहा है वो यहाँ खड़ा है, और इस बार लिफ्ट ऊपर जा रही है विथ एक्सेलरेशन ए, है ना। अब मैं बोलूँगा इस बंदे पे लगने वाले सारे फोर्सेस की लिस्ट बनाओ। आप कहेंगे देखो भाई, एक फोर्स तो उसको क्या है, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस का ऊपर लग रहा होगा, है ना, उसका खुद का वेट नीचे की तरफ, साथ ही साथ सूडो फोर्स जिसकी वैल्यू है ma नीचे की तरफ, है ना। अब मैंने सूडो फोर्स बता दिया, इसका मतलब मैं प्रॉब्लम को कौन से फ्रेम में सॉल्व कर रहा हूँ, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो सूडो फोर्स लग रहा नीचे की तरफ। तो मैं कहूँगा अगर ऐसी बात है तो अब हमारा जो अपरेंट वेट होगा, मैंने क्या बोला था, अपरेंट वेट किसके बराबर होता है, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन अब कितना आएगा, तो वो आएगा mg प्लस ma, दैट इज इक्वल्स टू m कॉमन निकालो g प्लस a, कितना आएगा g प्लस a। तो तुम्हारा जो असल वजन है उससे वो ज़्यादा बताएगा। एक्सेलरेशन ए से अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है, जो आपका एक्चुअल वेट है उससे वो ज़्यादा वेट बताएगी, है ना। 90 किलोग्राम है, वो थोड़ी देर के लिए 100 बता देगा, है ना। आप टेंशन मत लो, आपका वजन बढ़ा नहीं, वही है, बस वो सूडो फोर्स लग गया उसको। इसीलिए किसी भी चीज़ को बोलते हैं झटके से मत उठाओ, किसी भी चीज़ को बोलते हैं आप झटके से मत उठाओ। एक आध कोई चीज़ आप, हल्की सी भी चीज़ अगर आप झटके से उठा लेते हैं, कभी कभार बोलते हैं कमर में क्या बोलते हैं उसको, लचक क्या बोलते हैं, वो आ गया, उसन भर गई, ये हो गया, एक अलग अलग लैंग्वेज से, है ना। तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या, फिर पीठ में दर्द होता, तो ऐसा क्यों, अरे यार मैं तो 2-4 किलो की चीज़ उठाया था, हार्डली 10 किलो की चीज़ उठाया था, है ना, इतना कमज़ोर हो गया मैं 10 किलो की चीज़ नहीं उठा पा रहा। अरे मसला वो नहीं है 10 किलो की चीज़, क्या तुम 50 किलो की चीज़ का मसला नहीं है, मसला ये है आप उसको तरीके से उठाओ। झटके से उठाएंगे तो क्या आ जाएगा, जो उसका असल वज़न है उससे ज़्यादा वज़न आपको फील होगा, है ना। शटर होता, कई बार लोग बताते हैं, कई बार क्या घर में दुकान उगानी कुछ होंगी, वो शटर उठाने में झटके में आ गई कमर, अक्सर ये बोलते हैं। तो भाई वही मसला है कि आप जब कुछ झटके से उठाते हैं तेज़ी से, तो भैया अब उसमें क्या होता है, जर्क आ जाता है, मतलब सूडो फोर्स लग जाता है, और सूडो फोर्स लगने की वजह से फिर वो भैया आपका जो असल उसका वेट है उससे ज़्यादा वेट आता है और फील होता है, और फिर अगर ज़्यादा वेट फील होगा तो ऑफकोर्स बॉडी पे हार्म होगा, है ना। थर्ड, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स with acceleration small a, जब लिफ्ट नीचे जा रही है with acceleration small a, देखिए बेटा ये लिफ्ट है, ओके, अगेन वो प्लेटफॉर्म, अ मैन हु स्टडीइंग फिजिक्स, और हम कहेंगे ये लिफ्ट इस बार नीचे जा रही है विथ एक्सेलरेशन स्मॉल ए। अब देखो भाई, इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस, पहले तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, उसका वेट नीचे की तरफ, रियल फोर्सेस मैंने निकाल लिया। सूडो फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो इस बार वो एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे की तरफ, तो सूडो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, तो उसको पीछे ऊपर की तरफ सूडो फोर्स लगेगा, है ना। अब ऐसा है कि फिर मैं बोलूँगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैंने बनाया तो मैं बोलूँगा भैया बॉडी को कुल मिला के ऊपर कितना फोर्स लग रहा, n प्लस एफ पी, और नीचे कितना फोर्स लग रहा है, mg, n इज इक्वल्स टू mg माइनस एफ पी, है ना। n बोले तो क्या होता, नॉर्मल रिएक्शन बोले तो क्या होता, वही अपेरेंट वेट होता, mg माइनस ma, m कॉमन निकालो तो क्या हो गया बेटा, g माइनस, आया समझ में। तो दिस इज इट, ये हुआ हमारा आपका अपेरेंट वेट, ओके। हमने देखा कि जो असल वेट है उससे आपको कम वजन फील होगा, ठीक है। फोर्थ, व्हेन लिफ्ट इज इन फ्री फॉल, अगर मान लो लिफ्ट जो है फ्री फॉल में है, फ्री फॉल का मतलब क्या हो बेटा, हाँ, वो नीचे इंडिपेंडेंटली नीचे गिर रहा है, उस सिचुएशन में एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, जी के बराबर, है ना। फ्री फॉल है ना, मान लो तो इनको इमरान अली सर ने दुबई लेके गए, है ना, बोले चलो तुम्हारे को सेंड ऑफ पार्टी, बोले दुबई में, है ना, बुर्ज खलीफा बोले उस पर लेके जाते, तो वो सब नज़ारे दिखाता। अब भाई वहाँ लेके गए, है ना, तुमको लिफ्ट में दड़ पे, ओके, मैं आया, मैं बोला तुम मेरे को नहीं लेके गए थे, तुमको चलो फिजिक्स सिखाता, मैंने लिफ्ट का तार काट दिया, है ना। अब तुम दर 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 ऐसा नीचे गिरेंगे। अब ऐसा है, अगर कोई तुम्हारे उस वक्त वेइंग पैन था नीचे रखा हुआ,
या फिर वो लिफ्ट में होता है ना, वजन बताता है अक्सर, वेट कितना है लिफ्ट में, वो बताता है एक्चुअली लिफ्ट में होता है, क्योंकि अगर वो ओवर वेट हो गया तो वो सिग्नल देता है। तो मान लो लिफ्ट में वज़न बताने वाली मशीन है, वो बताती है कि इसमें कितना वज़न है। तो जब तुम नीचे गिरेंगे ना, तो इसका वो तुम्हारा वज़न क्या बताएगा, 0। टोटल वेट क्या बताएगा, 0, क्योंकि लिफ्ट भी नीचे गिर रही, तुम भी नीचे गिर रहे, है ना। तुम्हारा फोर्स लिफ्ट पे नहीं पड़ रहा, है ना, लिफ्ट तुम पर कोई नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट नहीं कर रहा, तो तुम्हारा अपरेंट वेट क्या आ रहा, 0। तुम सोच रहे होंगे अभी हम लोग रूह बन गए, आत्मा बन गए बोले, इसलिए घूम रहे बोले, इसलिए वजन नहीं आ रहा। अरे नहीं, अभी बने नहीं, तुम थोड़ी देर में बनने वाले हैं, है ना। तो भैया मामला ऐसा है कि भैया जब तक तुम फ्री फॉल में हैं, तुम्हारे पर कोई ना फोर्स तुम्हारा सरफेस पे पड़ता, ना सरफेस तुम पर कोई फोर्स लगाता, क्योंकि तुम दोनों का एक्सेलरेशन कैसा है, सेम, है ना। तो उस सिचुएशन में अपरेंट वेट क्या हो जाएगा, 0। ऑफ कोर्स ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो अपरेंट वेट इज इक्वल्स टू एम जी माइनस जी, दैट इक्वल्स टू 0। तो वहां पर आपका अपरेंट वेट 0 हो जाएगा। आया बात समझ में बेटा? ये नेक्स्ट सिचुएशन, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स with acceleration, with uniform velocity। अच्छा, इस सिचुएशन में क्या, अगर लिफ्ट ऊपर या नीचे जा रही होगी, दोनों में से कोई भी एक, मगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो अब तुम्हारा अपरेंट वेट कितना आएगा, सही बोल रहे, जोर से बोलो, कॉन्फिडेंस से बोलो। हाँ, कितना रहेगा, उतना ही रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया ना। अरे यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है ना। अगर यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 है, तो सूडो फोर्स क्या हो जाएगा, आपका 0। कोई सूडो फोर्स लगेगा नहीं, सारे के सारे रियल फोर्सेस लगेंगे। तो इस सिचुएशन में हम लोग देखेंगे हमारा जो अपरेंट वेट है वो रियल वेट के बराबर होगा, एंड दैट विल बी हाउ मच, mg। आई बात समझ में? ओके, चलो एक उसमें ट्विस्ट डालता हूं क्वेश्चन में मैं। अ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स विथ रिटार्डेशन a। अ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स विथ रिटार्डेशन a। अब बताओ, कौन सा आएगा इनमें से, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सेकंड नहीं ना, वैल्यू बोलो, थर्ड वाला। अ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स विथ रिटार्डेशन a। देखो, रिटार्डेशन अपवर्ड्स इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स के लिए क्या फॉर्मूला था, mg माइनस a, है ना। अ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स विथ रिटार्डेशन a, सेकंड आ जाएगा, है ना। रिटार्डेशन डाउनवर्ड्स मींस एक्सेलरेशन अपवर्ड्स, तो फिर हो जाएगा mg प्लस a। आई बात समझ में, है ना। तो इस तरह से हम लोग ने अपरेंट वेट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे वो देखे। सिमिलर आएगा ऑसिलेशन चैप्टर में आपको सिंपल पेंडुलम को लेकर। गौर से सुनिए बेटा, सिंपल पेंडुलम को लेकर, सिंपल पेंडुलम को लेकर कैसा आएगा, है ना। एक सिंपल पेंडुलम, आप उसका टाइम पीरियड का अगर फॉर्मूला देखते हैं कि किसी मतलब रिजिड सपोर्ट से आपने पेंडुलम को ऐसा लटका दिए और उसे ऑसिलेट करने के लिए मजबूर कर रहे हैं आप, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है √L/g। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है L/g, ये बेसिक फॉर्मूला है। वही अगर ये सिस्टम पूरे ऐसे लिफ्ट में रखा गया है जो ऊपर जा रहा है, तो अब उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, t = 2π √L/g+a, है ना। g की जगह g+a, और अगर वो नीचे आ रहा है सिस्टम में एक्सेलरेशन a से, तो g माइनस a, है ना। और अगर वो फ्री फॉल में है तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि g माइनस जी हो जाएगा ना, और वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, वो ऐसे ही लटका रहेगा यूँ हवा में, है ना। तो ये आपका सूडो फोर्स का भी कॉन्सेप्ट हुआ यहाँ पर खत्म।